बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपर्ट HVAC टेक्निकल टीम की तरफ से आपको एक्सपर्ट AC एरर कोड यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। एक्सपर्ट AC एरर कोड यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने R32 गैस का मुकम्मल ट्रेनिंग सेशन अपलोड कर दिया है। इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर R32 के मुतल्लिक तमाम मालूमात हमने अपलोड कर दिए हैं। आपको ये तमाम मालूमात मिल सकेंगी। अगर आपने मुकम्मल ट्रेनिंग सेशन को देख लिया तो आप R32 के जो भी प्रोडक्ट हैं उसको आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। R32 के ट्रेनिंग सेशन का जो सेशन है कंप्लीट, वो 3 पार्ट्स में है। पार्ट 1 में हमने R32 गैस की मुकम्मल खसूसियात, स्पेसिफिकेशन और दूसरी गैसों के साथ R32 का जो मवाज़न है वो अपलोड किया हुआ है। पार्ट 2 के अंदर हमने गैस चार्जिंग के दौरान जो भी हिफाजती इक़दामात हैं, प्रिकॉशन है, कैसे करनी है, वो अपलोड कर दिए हैं। और पार्ट 3 के अंदर R32 के कुछ जो चंद एक रेयर केसेस हैं ब्लास्ट होने के, कि किस वजह से ब्लास्ट होते हैं, वो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे कि ब्लास्ट होने की कौन सी वजह हो सकती हैं। कि बहुत ही रेयर केसेस, चंद एक केसेस जो ब्लास्ट हुए हैं तो वो क्यों हो सकते हैं, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले आप गौर करें कि कंप्रेसर की चादर बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन कंप्रेसर ही क्यों ब्लास्ट होता है। जितने भी केसेस हैं मोस्टली तो कंप्रेसर ही ब्लास्ट होने की वजह ही हैं, जबकि एवापोरेटर और कंडेंसर के पाइप बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं बनिस्बत कंप्रेसर की चादर के। तो आप ये चीज़ नोट करें, ध्यान में रखें कि सिर्फ कंप्रेसर ही ब्लास्ट होता है। एवापोरेटर और कंडेंसर से लीकेज के बाद गैस के कभी भी कोई इतलात नहीं हुई, कोई भी वाक़या नहीं हुआ कि कंडेंसर से या एवापोरेटर से गैस लीकेज हो जाए और गैस लीकेज होने की वजह से आग लग जाए। तो इशू ये होता है कि जो मेन स्टडी है इंटरनेशनल लेवल पे वो है कि कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है। गर्म होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि ब्लास्ट हो सकता है। ये सबसे पहले तो हमने ये वजह देखनी है कि कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप गर्म क्यों होता है। कंडेंसर अगर मिट्टी से ब्लॉक हो जाए या किसी ही वजह से ब्लॉक हो जाए या इसको फ्रेश हवा ना मिल रही हो तो फिर क्या होता है कि कंप्रेसर हीट अप होना शुरू हो जाता है और कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप उसको या तो कट ऑफ कर देता है या कट ऑफ नहीं करता, तो लेकिन डिस्चार्ज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो फिर आउटडोर की फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है, या फ़ैन ब्लेड टूट सकता है, या इंडोर की फ़ैन की स्पीड कम हो सकती है, या एवापोरेटर ब्लॉक हो सकता है। कपलेरी इंडोर की आउटडोर की ब्लॉक हो सकती है, फोर वे वाल्व ब्लॉक हो सकता है। ये जो ब्लॉकेज के इशू हैं या हीट एग्जॉस्ट या कूलिंग एग्जॉस्ट ना होने के इशू हैं, इस वजह से कंप्रेसर क्या होता है, हीट अप हो जाता है। और इसके हीट अप होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कैपिलरी ब्लॉक होने की या फोर वे ब्लॉक होने की। फॉल्ट एरर कोड पीसीबी किट कुछ भी नहीं देता। अगर कंडेंसर ब्लॉक हो जाए तो इंडर का एवापोरेटर ब्लॉक हो जाए फिर भी कोई एरर कोड नहीं आता। अगर फैन ब्लेड टूट जाए, इंडोर के ब्लोअर की फिन्स टूट जाए या आउटडोर का फैन ब्लेड टूट जाए तो फिर भी एरर कोड कोई भी नहीं आता। इसको देखने के लिए कि ये एरर कोड ना आने की वजह से कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। जो मेन वजह है सबसे पहले वो ये है कि वैक्यूम ना करने की वजह से कुछ ऑक्सीजन फ्यूज मालिक्यूल्स एसी के पाइप के अंदर रह जाते हैं। जब एसी इंस्टॉल करते हैं या सर्विस करते हैं या गैस चार्जिंग करते हैं, अगर वैक्यूम ना किया गया हो प्रॉपर और उसके अंदर कुछ बाहर की हवा रह गई हो, ऑक्सीजन मालिक्यूल रह गए हों, नाइट्रोजन गैस से इंडोर आउटडोर वॉश ना करने की वजह से ऑक्सीजन मालिक्यूल अंदर पैपों में रह जाते हैं। ये डिटेल में आपको बता रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हवा पैपों के अंदर रह जाए किसी भी वजह से, वैक्यूम ना करने की वजह से या नाइट्रोजन से वॉश ना करने की वजह से या फिर एसी के लीकेज की होने वजह से कहीं से फिर ऑक्सीजन मालिक्यूल एंड ट्रैप हो जाए, तो ये सबसे बेसिक रीज़न है। उसके साथ दूसरी रीज़न आपको बताएं कि जब कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर का टेम्परेचर 60-70 डिग्री से इंक्रीज़ करेगा, 70 डिग्री से इंक्रीज़ करेगा
اور اسی وقت وہ آکسیجن مالیکول جو ویکیوم نہ کرنے سے یا نائٹروجن گیس سے واش نہ کرنے کی وجہ سے سرکولیٹ کرتا ہوا کمپریسر میں آئے اور کمپریسر میں شعلہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو پارٹ 1 کے اندر ایک ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ 3 چیزیں موجود ہوں گی تو پھر آگ لگ سکتی ہے، کوئی بھی برننگ مٹیریل گیس ہو، کوئی شعلہ ہو اور ساتھ آکسیجن یا ہوا کا موجود ہونا، اگر یہ تین چیزیں موجود ہوں گی تو پھر کیا ہو سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے۔ اگر وہی ویکیوم نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کو واشنگ نہ کرنے کی وجہ سے آکسیجن مالیکول رہ جاتے ہیں اور ساتھ میں ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے کمپریسر کا، اور گیس آلریڈی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں مل سکتی ہیں، تینوں چیزیں ملنے کی وجہ سے پھر کمپریسر بلاسٹ ہو سکتا ہے، کمپریسر کے اندر سپارک پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ ہم نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتائے ہیں کہ جو بلاسٹنگ کے کیسز چند ایک کیسز ہوئے ہیں تو ان کے کمپریسر ہی کیوں بلاسٹ ہوئے ہیں، جبکہ کنڈنسر اور ایواپوریٹر سیف کنڈیشن میں وہاں سے کوئی لیکیج نہیں ہوئی، کوئی بلاسٹ ہونے کا پائپ کا نہیں آیا۔ یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ پاسبل ہے کہ کمپریسر ہی بلاسٹ ہو۔ آپ کو پہلے بھی ویڈیو پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ اگر گیس موجود ہو، آکسیجن ہوا موجود ہو اور کوئی شعلہ موجود ہو تو پھر ان تین چیزوں کے موجود ہونے کی وجہ سے سپارک پیدا ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے۔ جو ٹیکنیشین حضرات ویکیوم نہیں کرتے، نائٹروجن سے واش نہیں کرتے تو ان کے بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہوا اندر رہ جاتی ہے وہ ہوا آکسیجن جو موجود ہوتی ہے وہ گیس کے ساتھ اور کمپریسر کے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے سپارک پیدا کرتی ہے اور بلاسٹ ہو سکتی ہے۔ اور بہت سے ایسے چارجز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسی ہیں جہاں پہ کمپریسر ہیٹ اپ نہیں ہوتا مگر آکسیجن مالیکول موجود ہوتا ہے، R32 گیس موجود ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ ریئیکٹ نہیں کرتی۔ ہم نے تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ مین جو ایشو ہے وہ کہ کمپریسر ہمارا ہیٹ اپ نہ ہو۔ اگر کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا تو وہ اس کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے کہ وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو کچھ انٹرنیشنل لیول پہ جو چیک کیا گیا ہے R32 گیس کی سپارکنگ کا یا شعلہ بننے کا، وہ کس طرح سپارک کرتی ہے، کس طرح اس کو آگ لگتی ہے، تو فرسٹ سٹیپ کے اندر R290 گیس R630 گرام لے کر اس کو ایک سلنڈر میں سپارک دیا گیا ہے اور اس کے آپ دیکھیں کہ کس طرح شعلہ بنتا ہے، کس طرح آگ لگتی ہے۔ اور دوسرے سٹیپ کے اندر R32 گیس 300 گرام لی گئی ہے کہ 300 گرام کے اندر وہ کتنا سپارک اور شعلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ جو R32 گیس ہے کہ وہ لو فلیمیبل ہے، اور جبکہ R290 یا R600 ہائی فلیمیبل گیس ہے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ایک مکمل انہوں نے اسٹڈی اور ایکسپیریمنٹ کر کے ہم لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے دیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یہ موجود ہے نیٹ کے اوپر، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ چیک کریں کہ فرسٹ سٹیپ کے اندر انہوں نے 30 گرام صرف R290 یا R600 کو انجیکٹ کیا ہے اور ساتھ ہی سپارک دیا ہے۔ جیسے سپارک دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر کتنا بلاسٹ ہوا ہے اور کتنا اس کو شعلے کی سپیڈ تھی اور کس سپیڈ کے ساتھ وہ انکریز ہوا ہے۔ R32 گیس کی 300 گرام جب اس کو انزلٹ کیا گیا اور اس کو آگ لگائی گئی ہے تو وہ دیکھیں ایک چھوٹا سا فلیم بنا ہے بنسبت اس کی۔ پھر R32 گیس کو 300 گرام کے بجائے 320 گرام اس کو تھوڑا سا انکریز کیا ہے تو اس کو شعلہ دیکھیں، اس کا شعلہ کتنی لو سپیڈ سے ہے۔ جیسے کہ پہلے ویڈیو سٹیپ میں آپ نے دیکھا کہ R600 کا یا R290 کا شعلہ کتنا بہت زیادہ تھا، پورے سلنڈر کے اندر تھا ود ان سیکنڈ۔ اس کے ود ان سیکنڈ 320 گرام کا شعلہ اور اس کا R290 600 کا صرف 30 گرام کا شعلہ اندر بھی ویلیو بہت ہی کم ہے، بہت ہی ڈفرنس موجود ہے۔ یہ ایک چیز آپ سامنے دیکھیں کہ 1 سیکنڈ کے اندر 6.7 سینٹی میٹر پر سیکنڈ میں جو ایئر کیا ہوتی ہے R32 کا فلیم
स्प्रेड होता है वो देखें कितनी क्वांटिटी में है, और जबकि R290 का जो A3 कैटेगरी की गैसें हैं उसका 1 सेकंड के अंदर कितना शोला बनता है। आपके सामने दो पिक्चर एक मौजूद हैं। R32 गैस बहुत ही स्लो आग को पकड़ती है, जबकि R290 R600 ज़्यादा स्पीड में आग को पकड़ती है। एक मरतबा फिर आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने आपको स्पार्क देकर 30 ग्राम सिर्फ R290, और ये देखें R290 R600 सिर्फ 30 ग्राम मौजूद थी। 30 ग्राम को उन्होंने जैसे स्पार्क दिया है तो 1 सेकंड में पूरे सिलेंडर के अंदर उसका ब्लास्ट हुआ है और पूरे सिलेंडर के अंदर आग लगी है। जबकि आप दूसरे स्टेप में देखेंगे R32 को 300 ग्राम जब उसके अंदर एयर मौजूद थी और उसको स्पार्क दिया गया है तो एक छोटा सा एक फ्लेम, छोटा सा एक स्पार्क हुआ है। फिर इसकी क्वांटिटी R32 की मज़ीद 320 ग्राम कर दिया। 320 ग्राम से देखें उसका थोड़ा सा उसका शोला इंक्रीज़ हुआ है, जबकि R290 R600 का बहुत ज़्यादा शोला था। इसलिए R32 गैस लो फ्लेमेबल है, जबकि R290 R600 हाई फ्लेमेबल है। इसके इतने रेयर चांसेस नहीं होते हैं इसी के ब्लास्ट होने के, या इसी से बाहर गैस निकल जाए तो उसके लीक होने के। तो आप ये तीनों सेशन अगर आप लोगों ने देख लिए तो आपको तसल्ली के साथ सारे चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, कि किन किन को समझ कर आप आसानी के साथ R32 यूनिट्स की रिपेयर कर सकते हैं। एक और आपको एक चीज़ एंड पे बताना चाहूँगा कि जब भी आप R32 के यूनिट्स के ऊपर वर्किंग करना चाहें तो सबसे पहले आप कंडेंसर को वॉश कर लें, कंडेंसर को देख लें कि कंडेंसर ब्लॉक है या नहीं है। उसके बाद आप ये देख लें कि आउटडोर के अंदर कंप्रेसर को चेक कर लें कि कंप्रेसर हीट अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंप्रेसर हीट अप है तो उसकी सेफ्टी कर लें। अगर कंडेंसर ब्लॉक है उसको वॉश कर लें। अगर कंप्रेसर आपका नॉर्मल पोजीशन में होगा, हीट अप नहीं हो रहा होगा, तो R32 के यूनिट पे काम करने से कोई भी ख़तरा नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और सब्सक्राइब करने का। तीनों सेशन अगर किसी ने नहीं देखे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों सेशन देख लें। इससे आपको तसल्ली भी हो जाएगी और मालूमात भी मिलेंगी, और आप बिला खौफ और बिला झिझक